Good afternoon, everyone. So first of all, thank you, Joint Secretary Sir. Thank you, Director Sir, and thank you, Ashutosh Sir, for having me here. मैं लेबर लॉज के विषय पे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट 7 साल से काम कर रही हूँ और एक हर वकील के लिए एक तरीका होता है जब आप केस पढ़ते हो, आप केस दर केस लॉ को समझने की कोशिश करते हो. इस केस में ये प्रोपोजिशन इन्वॉल्व है, किसी और केस में कोई और प्रोपोजिशन इन्वॉल्व है, बट लेबर लॉ ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको केसेस करने के लिए आपको पूरे विषय का पूरा ज्ञान होना पड़ता है. आप सिर्फ इशू वाइज या प्रोपोजिशन वाइज या केस वाइज आप लेबर लॉ को नहीं डील कर सकते, आप लेबर लॉ को नहीं समझ सकते. तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि 6.5-7 सालों में काफ़ी ऐसा मुझे मौका मिला है, डिफरेंट केसेस के थ्रू डिफरेंट मौके मुझे मिले हैं, जिसके कारण मुझे लेबर लॉ के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया है. और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, कोर्ट्स में कैसे इन सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है, कहाँ रोड ब्लॉक्स हिट होते हैं लिटिगेंट के लिए. द लिटिगेंट कैन बी एम्प्लॉयर, द लिटिगेंट कैन बी एम्प्लॉई और वर्कमैन. And then, of course, another leg of litigant is the governments, which can be the central government or the state government, because ultimately, जो laws central government या state government बनाती है, वो भी उनको that has to stand the test of judicial scrutiny, that has to stand the test of constitutionality, that has to stand the test कि वो equal है कि नहीं, वो fair है कि नहीं, arbitrary है कि नहीं, practically implementable है भी कि नहीं. So बहुत लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हमको काफी हमारे साथ नॉलेज शेयर किया है कि डिफरेंट कोड्स क्या हैं. सो आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन OSHC कोड एग्जैक्टली क्या है. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो वेरी क्विकली, OHHC कोड इसका फोकस है, जैसे अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है जिसका फोकस है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच हम डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करें, क्या होता है, कौन से डिस्प्यूट्स एक ट्राइब्यूनल में जा भी सकते हैं कि नहीं, कौन से डिस्प्यूट्स नहीं जा सकते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर क्या होता है, ये IR कोड में आता है. सिमिलरली इस कोड में जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी कोड की बात करते हैं, इसका फोकस है एंड ऑब्जेक्ट है टू मेक श्योर दैट कोई भी वर्कर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो उसको एक बेसिक स्तर की हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस के नाम पे जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए वो मिल रही हैं. Why this is important is because जब तक हमारा सेक्टर रेगुलेटेड नहीं होगा, और ये प्रॉब्लम खास करके हमको सबसे ज्यादा अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, तो जब तक हम किसी लॉ को या किसी सेक्टर को रेगुलेट नहीं करेंगे, उसमें उससे कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसे दे सकते हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोर्ट हो, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस कोड इन प्लेस. ऑन द राइट यू विल सी दैट देयर आर 13 लेजिस्लेशंस जो इस कोड में सब्ज्यूम हुए हैं, समाहित हुए हैं. वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. These are some important features. So when we talk about this health and safety code, इसमें हम देखेंगे कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के बारे में भी है, प्लांटेशन वर्कर्स भी हैं, ऑडियो विजुअल वर्कर्स भी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हैं. कॉन्ट्रैक्ट लेबर खास करके इन माय ओपिनियन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर टॉपिक्स ऑफ हॉट डिस्कशन राइट नाउ. स्पेशली कोविड में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का एंड खास करके इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का क्या हाल हुआ था. किसी को पता नहीं था ग्लोबली व्हाट द पैंडेमिक इज एंड व्हाट इट विल बी, एंड गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड वर स्ट्रगलिंग टू मेक श्योर कि हर किसी को जो रिसोर्स हम दे सकते हैं वो दें, जितनी जानें बच सकती हैं वो बचाई जाए, जो लोग घर जाना चाहते हैं उनको भेजा जाए. तो वहां पे हमें समझ आया कि द स्ट्रेंथ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन दिस कंट्री इज ओवर 95% ऑफ द एंटायर वर्किंग पॉपुलेशन. उसमें से जो अनऑर्गेनाइज वर्कर, ये कोड्स जो 4 आए हैं, इसमें कुछ नए कैटेगरीज भी हम देखते हैं, लाइक गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स. हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, राशन से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, खान पान से लेके, हर जगह नाउ वी हैव ऑल दीज फैसिलिटीज अवेलेबल टू अस. बट एज लेमन वी डोंट नो कि इन लोगों के क्या राइट्स है, बिकॉज they may actually come under two types of two heads. They may come under the head of contract worker, because all these aggregators and employers will only hire them as contract workers. They may also be interstate migrant workers. So the health and safety code also factors in
everybody read with other codes, including gig workers, platform workers, all other sort of workers, and make sure that हर establishment में जहाँ पे भी 10 या 10 से ऊपर के नंबर के कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक certain level का health and safety code जो है वो follow हो, जो प्रिस्क्राइब करे जा रहे हैं स्टैंडर्ड, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी वो फॉलो किया जाए. इनफैक्ट जहां पे जैसे ओमकार जी ने भी शायद मेंशन किया था कि जहां पे हजार्डस काम हो रहा है वहां पे तो ये 10 के थ्रेशोल्ड पे पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, एक भी इंसान होगा तो भी वहां पे ये आपको मैंडेटरी है. वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is again we have already discussed this in the OHSC code. There is a definition of workers, there's a definition of employers. थोड़ा confusion ये create करता है. Some may argue, one school of thought may argue that this was not really important, but we are yet to see a lot of it about this particular code and all the other codes we are yet to see, because जब ये codes implement होंगे, the reason they are not implemented is also because different states are forming their rules, which can take time, which does take time. तो सबको synchronicity के साथ जब frame करेंगे हम और जब implement करेंगे तो भी काफी सारी चीजें इमर्ज होके आएंगी कि कहां पे शायद कुछ इश्यूज हैं जो हम बाद में आयरन आउट कर सकते हैं थ्रू कोर्ट्स और थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन और थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन. वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Some other notable features of this code are that duties of employers, जो कि जनरली हम बात करते हैं, जो प्रोफेसर मोहपात्रा ने भी बोला कि एम्प्लॉयर की एम्प्लॉइज की तरफ क्या ड्यूटीज होती हैं, ये आता है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में. बट एज वी नो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आधे से ज्यादा टाइम पे कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है. कई बार तो आई हैव डेल्ट विद केसेस जहां पे एक अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है एंड दैट वर्कमैन हैज टू राइट and that worker has to go before the court and show, पहले तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कर्मचारी था, मैं कैजुअल था या परमानेंट था वो तो दूसरी बात है, मैंने यहाँ काम किया है. उसको वो स्थापित करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कोई पेपर प्रूफ नहीं होता है. दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोड बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ इट, इट मेक्स श्योर कि मैंडेटरी है सारे एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होना. ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय दिस कोड टू मेक श्योर कि वेदर यू आर अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज और वॉट एवर यू आर, हम सब एक बेयर मिनिमम बेसिक लेवल पे आ जाए ताकि कल को किसी को जाके ये डिबेट ना करना पड़े कि मैं काम करती थी या करता था भी कि नहीं. वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस अगेन elaborating more on now, एक ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर है ऑफ कोर्स टू इशू मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स. बाकी जो यहाँ पे हमने रोमन नंबर 1 to 6 एक्सट्रैक्ट किया है, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज ओनली. सो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 6 ऑफ द कोड मैंडेट्स कि आपको as an employer you have to make sure your workplace is free from hazards. You have to make sure it cannot be, there is basic hygiene and sanitation maintained, like Astha also said. That basic amenities जो होती हैं to make sure health, hygiene, sanitation, facilities for women, creche facilities to make sure that those women with their children are able to come. So there is no form of discrimination. All these things, toxic waste has to be properly disposed. ये सारी वो चीजें हैं जो रोज रोज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इन पे हमारा ध्यान शायद नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी और आइसोलेटेड और स्कैटर्ड तरीके से आती हैं. अगर एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट है विच इज नॉट a Tata or a Reliance factory, it's a small establishment which maybe employs 20 से 30 या 50 लोग, वहां पे ये सारी समस्याएं हो रही होंगी पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है, और वर्कर को तो इस चीज का ज्ञान भी नहीं होता है कि उनके हक क्या है. तो अगर उनको पता होगा कि उनके हक क्या है तो शायद वो लेबर डिपार्टमेंट से कंप्लेन करे या इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर को कंप्लेन करे, फिर उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू होता है वो अलग है, या फिर कोर्ट जाए. तो सबसे पहली बात ये है कि वी हैव टू स्टार्ट विद स्टेप 1 कि इस सेक्टर को हम रेगुलेट करें, इस पे हम लॉज बनाएं, प्रोहिबिशंस बनाएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑब्लिगेशंस. ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है टू मेक श्योर ऑन द एम्प्लॉयर कि हजार्डस वेस्ट नहीं हो, टॉक्सिक ये नहीं हो, वगैरह वगैरह. सो ये बहुत जरूरी है. वंस यू पुट दिस, सेकेंड स्टेप आता है इसको इंप्लीमेंट करना. थर्ड स्टेप आता है टू मॉनिटर इट एंड टू चेक कि ये इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है. इज पनिशमेंट अ सोल्यूशन, penalization a solution, or it is punishment, penalization plus awareness? What is the solution? Similarly, there are certain duties of employees also, because it is तालियां दोनों हाथ से ही बजती है. तो it is also important
for employees also to know that they also have to take care अपनी खुद की health and hygiene and all of that का. Then we can move to the next slide and the one after that. एक और slide, that's right. There are three types of authorities under this board. To quickly sum it up: inspector cum facilitators, advisory bodies, safety committees. What they need to do, if you can see, यहाँ पे powers भी लिखे हुए हैं. It's the inspector cum facilitator who has the power to go inspect premises, even prosecute or defend before any court, etc. He can take photographs, videographs for purposes of evidence and all of that. So जो labor inspectors का concept होता था हमारे existing current labor laws में, now it has become labor inspector cum facilitator. They don't only have the power to go inspect, they can do a lot more. Now we can come to the next slide. This is extremely important. Now if we see, there are about 5-6 sections जिसमें different types के orders के against अपील की जा सकती है. अगर किसी के establishment की registration का suspension हो गया या cancellation हो गया या state government के किसी orders के against उनको अपील करना है, तो code में already एक mechanism prescribed है. Then section 125, which is the last, it says that jurisdiction of civil courts is barred. We can go to the next slide. What does this mean? Section 125 says आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, but does that mean कि हम किसी भी हाल में कोर्ट नहीं जा सकते हैं? That's not correct. The only times or the certain circumstances under which कोई भी litigant, whether it is an employer or employee or whatever it is, they can go to the court if they allege violation of, या तो आपका legal right violate हो रहा है या fundamental right violate हो रहा है या दोनों violate हो रहे हैं. Basically आप writ jurisdiction में जा सकते हो. सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बैन होने का, बार होने का मतलब है कि मैं कल को मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे परेशान किया तो मैं सिविल सूट नहीं फाइल कर सकती. पर अगर इशू है कि मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है या मेरा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है क्योंकि मेरे एस्टैब्लिशमेंट में टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोज नहीं हो रहा है एंड इट इज अ हेल्थ हैजर्ड टू मी, देन आई कैन इन्वोक माई राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू सेफ एनवायरमेंट, एंड आई कैन मूव ईदर टू द कंसर्न्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. डिफरेंस इज कि जब आप हाई कोर्ट जाते हो आप लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों के वायलेशन में जा सकते हो, पर जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो डायरेक्टली तो यू कैन ओनली गो इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड. सम एग्जांपल्स आर आल्सो मेंशन्ड हियर. वन स्टेप, मैंडेटरी स्टेप बिफोर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज कि जो स्टैट्यूटरी रेमेडी है उसको एग्जॉस्ट किया जाए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो. This is very important because unless we've exhausted that, अगर हर कोई वो statutory remedy छोड़ के सीधा कोर्ट जाएगा तो we already know how much pendencies we're dealing with. It is only going to grow further. Next slide, please. How have the courts dealt with it? Now it is very important to understand that courts का इस मामले में health safety points पे क्या रोल होता है, क्या रोल हो सकता है, क्या रोल नहीं हो सकता है. So if you see the bullet point number 5, where we say Supreme Court relegated to various high courts to examine the issues relating to health and safety. So there was a petition filed before the Supreme Court by some people who said कि coal fired thermal power plants जो हैं वहां पे कोई occupational safety guidelines नहीं है. It's a health hazard. There is ash which is flying in the air. There is smoke which is everywhere. And वहाँ के guide and there were at that point there were a lot of thermal power plants which we were still running in the country. So they requested the Supreme Court to examine this issue and form a set of guidelines. Now number one, why guidelines? Why guidelines is because हम ये भी कह सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से लॉ बनाने के लिए भी तो रिक्वेस्ट कर सकते थे, हमने गाइडलाइंस क्यों मांगी? Why? Because under our labor codes and under our labor law, the rule making power is with the central government and the state government, and वो हर कोड में differently दिया हुआ है कि किन किन जगह पे state government के पास power है रूल बनाने का, कहाँ कहाँ central government के पास power है. That power is with the government and ultimately in the larger scheme of things वो power legislature के पास हमेशा है. तो courts cannot usurp this power and courts cannot take this duty upon themselves to make the law, which is why you will see कि अक्सर कोर्ट्स या तो गाइडलाइंस के तौर पे या एक टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे, जैसे हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, उसके आने के बहुत पहले विशाखा वाले जजमेंट में गाइडलाइंस आए थे और वो एक डायरेक्शन में हमें पॉइंट किया गया था गवर्नमेंट्स को कि आप देखिए, दिस इज हाउ द कोर्ट इज व्यूइंग इट, आप देखिए एंड देन यू सी, जब तक आपके लॉ आ नहीं जाते हैं तब तक आप ये गाइडलाइंस फॉलो करो. सो सिमिलरली ये इशू आया,
बट हियर अगेन कोर्ट्स डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज. अगर हमको जानना है कि थर्मल पावर प्लांट में क्या वायलेशंस होते हैं, क्या हेल्थ हैजर्ड होता है, कोर्ट्स के पास वो एक्सपर्टीज नहीं अवेलेबल है. तो अल्टीमेटली दे विल रेलिगेट इट बैक टू द हाई कोर्ट, who will ultimately have to relegate it back to those governments, because the inspectors will go, the facilitators will go, they will speak to the experts and then understand कि इस segment का, इस sector का ये particular need है जो हमको address करना पड़ेगा. So that is one thing the courts do. Some other issues which are still pending before the court, but maybe because of a policy delay or because of change in government policies or governments over years, is the Unorganized Workers Social Security Act. Since 2008, the act remains unimplemented till date. Of course, in 2020 हमारे पास Social Security Code आ गया और बाकी 3 codes आ गए जहां पे हमने इसको subsume कर लिया. But unfortunate on ground reality today is कि 2008 का एक एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि स्टेट्स ने रूल्स नहीं बनाए, क्योंकि फंड्स नहीं बने और बोर्ड्स नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुए which the act mandated. And there are several petitions pending before different high courts, not only Delhi High Court, courts across India, but unfortunately nothing has happened. And now of course we're looking at the Social Security Code, so we have better hopes that will, things will now come together and unorganized workers को अब हमने actually recognition और regulation दिया है. Similarly, for example, the Contract Labor Regulation Act, उसके अंदर एक state advisory board बनना होता है. That, for example, has not been done. That is a petition pending before the Delhi High Court right now. It is coming up, I think, early next year, where the court has said very clearly that you have to form it. It is a mandate. Unless आप बोलो कि statute से मैं deviate करूं because I have a reason, because I have a ground. For example, Unorganized Social Security Act, अब हम नहीं बोल सकते हम implement करेंगे because we have something better that we are trying to get at. But for other acts, if nothing has changed or अगर compliances नहीं हुई हैं, so it's important for governments to be pulled up for that compliance, whether it is irrespective of which government, which time, what is the regulation. Then we can move to the next one. One important judgment, quickly summing it up, sorry, I know I've exceeded time, 2 minutes. Quickly summing it up, on the issue of employees' compensation, recently there has been a judgment where the Supreme Court has held that compensation has to be given from the date of the accident, not the date जब आपके पास आपने केस डाला या आपने पुलिस कंप्लेंट की वगैरह वगैरह. So this is, ये एक important, छोटा बहुत हमारे लिए शायद ये छोटे महत्व का है, पर for a lot of people, like we discussed, पहले ये एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. आप ड्यूटी पे हो, नहीं हो, आप ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया या ड्यूटी पे आपको चोट लग गई, आपका हाथ कट गया, पैर कट गए, पर आपके एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है. अब वो सब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं. जुडिशरी यहाँ पे कहाँ आता है कि लेजिस्लेचर का काम है रूल्स बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है वो रूल्स को इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है टू मेंटेन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. Number one, judiciary, what it does is there is judicial review and there is judicial activism. Judicial review is whenever something is before the court, something is challenged, judiciary will look at it and see कि ये हमारे आर्टिकल 14, 19, 21 का टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, फेयर, रीजनेबल, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं. Our aim has to be towards giving welfare to people. Right, so that is judicial review. Judicial activism is when the courts go one step forward. For example, when this the second petition, PUDR, People's Union for Democratic Rights, ये जब दिल्ली हाई कोर्ट में आया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे सजेशंस दिए कि आप कैसे जगह जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप दे सकते हो. And ultimately we see a lot of these suggestions जो time to time आए हैं, ultimately we see यही suggestions को हम laws के तौर पे या rules के तौर पे, अपने policies के तौर पे governments adopt it. So this is also where courts play a very, very important role. And we can go to the second last slide. One more. Yes. Now this is very important. What are some pointers for effective implementation? Now, like we said, हमारे OSHC कोड में, बाकी कोड्स में भी इट्स वेरी क्लियर कि कहाँ कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू फ्रेम रूल्स, कहाँ कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है. दैट पावर कैन नॉट बी यूसर्व्ड बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. दे आर नॉट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी, राइट. The problem we face is bullet number 2, which is delay and lag in framing of rules, which we are struggling with right now. Because labor, as we discussed, ये concurrent subject है, सेंटर और स्टेट दोनों के पास ये पावर है टू लेजिस्लेट ऑन इट. तो यहाँ पे सबको साथ में लेके चलना इज इंपॉर्टेंट, पर सबको साथ में लेके चलने का एक प्रॉब्लम ये है
छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि डिले होता है और सब एक साथ एक पेज पे नहीं आ पाते हैं. Point number 3 is one of the most important steps in the OSHC code and social welfare code, all labor codes, setting up of funds. Funds को भी जैसे structure किया गया है, both central government and state governments can contribute towards setting up of funds. कहीं कहीं सिर्फ एक government, कहीं कहीं हम sharing ratio भी कर सकते हैं. तो ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है टू एंश्योर कहां से पैसा आएगा, किस तरह आएगा. फॉर एग्जांपल गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के केस में सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से काम नहीं चलेगा. एग्रीगेटर्स जैसे आप जोमेटो स्विगी को फिर भी बोल सकते हो कि आप पैसा डालो, पर आप जो अनऑर्गेनाइज जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं फॉर एग्जांपल, इनका तो दे डोंट हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ रजिस्टर्ड यूनियंस आल्सो. तो हाउ विल यू मेक श्योर कि पर अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर या ड्राइवर या जो भी हैं उनके एवज में कहां से वो कंट्रीब्यूशन आएगा फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कमिट. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. व्हाट कोर्ट्स कैन डू अबाउट इट इज द fourth bullet point, suo motu cognizance, which we saw happen to a big extent during COVID, जब माइग्रेंट वर्कर्स के मूवमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनके हेल्थ को लेके, कन्वेंस को लेके, उनकी दुर्दशा हो चुकी थी उस वक्त. और जब तक हम सबको समझ आया कि किस लेवल के प्रॉब्लम से हम डील करें, तब तक काफी लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका था. तो वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया. दे हैव रिवाइव्ड जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है फॉर एग्जांपल, जो आस्था जी जिनके बारे में बात कर रही थी, दैट वाज अ बोर्ड जहां पे 2020 के शुरुआत में 39,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स थे. Today in 2023 they have about 13 lakhs registered workers. That has happened. Of course it is to the credit of the board and it is to the credit of the people, but it is largely to the credit of the Delhi High Court. अगर दिल्ली हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं कर रही होती तो शायद हम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते इतनी आसानी से और जल्दी तो नहीं पहुंच पाते. सो दैट्स ऑल. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट बिकॉज दीज आर वेलफेयर लेजिस्लेशन, सोशियो बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस, the law also says that iska jo hum interpretation karte hain of the provisions and of the law, that has to be to benefit the beneficiary, which is the workman segment here. That is what needs to be kept in mind. Employers के द्वारा भी और courts के द्वारा खास करके जब dispute scenario होता है, conflict scenario होता है, तो वहां पे हमको liberal and welfare and broad interpretation करना चाहिए. So that's about it. I know I've exceeded my time, but thank you so much.